गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैप का कुछ क्लियर हुआ आपने? बस वही है, मैप से आपका कंटेंट और कंटेंट से मैप दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। बस इसके नेचर को तुम एक बार समझ लो। 11 बजे तक तो मैं छोड़ ही देता हूँ क्लास। अब तो कॉन्सियसली 11 बजे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जीएस वर्ल्ड का भी उधर लगा हुआ है बच्चों का। तो 11 से लेट में कहाँ लेता हूँ आपको। मैं आज अगर लेट आया हूँ लेकिन छुट्टी होंगे आपके 11 बजे ही, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम आज नहीं था ना। तो मैप का मुझे तुमको बढ़वाना था, इसलिए मैंने 1.5 घंटे का क्लास उधर दे दिया आज। मेरा तो बस अब तुमको महापाषाण कल समझाऊंगा और तब सबका लिंक जोड़ूंगा। जहाँ पर लिंक में तुम लोग का लिंक ब्रेक हो रहा है, वहाँ आप थोड़ा सा वही कल वाले मैप को निकालो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किया है। महापाषाण का नगरीकरण की अवस्था तक क्यों नहीं पहुंच सका? चॉइस ए। कितने लोग चॉइस ए? महापाषाण का महापाषाण खुद तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। हाँ। चॉइस बी। क्वेश्चन फर्स्ट। चॉइस क्या? पेपर सबमिट क्यों कर दिया? पेपर सबमिट क्यों कर दिया? इसी बहाने तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना। पेपर क्यों सबमिट करवा लिया तुमने? अरे पेपर क्यों सबमिट करवा लिया? अब कौन इनका करेक्शन करके देगा? छोड़ो, फिर तो तुम्हारा हुआ ही, इसका फायदा ही नहीं मिला, गड़बड़ हो गया। अब ले जाओ इसको, मैं क्या करूं इसको रख के। कम से कम एक बार इंस्ट्रक्शन तो ले लिया करो कि क्या करना है। अब इसका फायदा नहीं मिला तुम लोगों को। फायदा मिलता जो अभी डिस्कशन होता था। बेकार चला गया टेस्ट। अब कुछ नहीं किया जा सकता। पहले जो काम कर रहे हैं, कहाँ थे हम लोग? आओ इधर। क्या नहीं, कहीं कहीं नहीं ना, सबके हाथ में होना चाहिए था। सबके हाथ में अपना आंसर होना चाहिए था, फिर डिस्कशन होना चाहिए था। नहीं, लेके आने फिर टाइम वेस्ट हो। पहले मेरा आप काम करवा लेना। जो अगर समय बचा तो मैं देखूंगा, अगर नहीं बचा तो ओके। क्या है, कहाँ पर हम लोग हैं? नहीं तो उससे पहले क्या लिखा था? अरे वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, उस लाइन से पहले जहाँ छोड़ा नहीं पहुंची थी, बस इतना ही है ना। हाँ। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। हाँ 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 कि सामाजिक संगठन, ब्रेक देकर सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन में डैश देकर लिखना कि लिखित साक्ष्य के अभाव में, लिखित साक्ष्य के अभाव में, लिखित साक्ष्य के अभाव में सामाजिक संगठन पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। सामाजिक संगठन पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि समाज विभाजित था। एक प्रकार का मुखिया तंत्र अस्तित्व में था।
एक प्रकार का मुखिया तंत्र अस्तित्व में था, एक प्रकार का मुखिया तंत्र अस्तित्व में था, मुखिया तंत्र में बता चुका हूं ना, बैंड सोसाइटी के बाद मुखिया तंत्र, तो उसके बाद फिर राजतंत्र की स्थिति आती है। हाँ, शवाधान पद्धति से भी, शवाधान के अन्वेषण से भी, शवाधान के अन्वेषण से भी यह ज्ञात होता है, शवाधान के अन्वेषण से भी यह ज्ञात होता है, शवाधान के अन्वेषण से भी यह ज्ञात होता है कि, यह ज्ञात होता है कि कि समाज अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न वर्ग, समाज अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न वर्ग, साधन संपन्न वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच, और निर्धन वर्ग के बीच विभाजित था, और निर्धन वर्ग के बीच विभाजित था, उसी प्रकार इनाम गांव के जोरवे संस्कृति के स्तर से, इनाम गांव के जोरवे संस्कृति के स्तर से यह सूचना मिलती है, जोरवे संस्कृति के स्तर से सूचना मिलती है कि संभवतः शिल्पियों को पश्चिम भाग में बसाया जाता था, शिल्पियों को पश्चिम भाग में बसाया जाता था, जबकि कुलीन लोग मध्य क्षेत्र में बसते थे, कुलीन लोग मध्य क्षेत्र में बसते थे, मध्य क्षेत्र में बसते थे। इनाम गांव से एक मुखिया, इनाम गांव से एक मुखिया अथवा सरदार का भी मकान का साक्ष्य मिलता है, मकान का साक्ष्य मिलता है, मकान का साक्ष्य मिलता है जहां से, जिसके पास एक अन्नागार भी मिला है, जिसके पास एक अन्नागार भी मिला है, अन्नागार भी मिला है, अन्नागार भी मिला है, जो दर्शाता है कि संभवतः लोगों से अनाज की वसूली की जाती थी, संभवतः लोगों से अनाज की वसूली की जाती थी, संभवतः लोगों से अनाज की वसूली की जाती थी, अनाज की वसूली की जाती थी। तो मतलब यह कि देखो, जब समाज थोड़ा सा सरप्लस देगा तो विभाजन तो होगा ही होगा। तुम लोग तो इस तरीका को आप समझ ही गए होगे क्या, कि जब थोड़ा सा सरप्लस समाज अगर देगा अर्थव्यवस्था तो समाज विभाजित हो ही जाएगा। कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे चाहेंगे सरप्लस हम अपनी तरफ खींचें, तो संभव है। अब साहित्य तो है नहीं कि बहुत स्पष्ट पता चले, लेकिन कुछ संकेत मिल रहा है। लिखिएगा, लिखिएगा धर्म, देख देख लिखिएगा धर्म, धर्म, देख देकर लिखिएगा कि साहित्यिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, साहित्यिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में हम लोगों के धार्मिक विश्वास को समझने में, हम लोगों के धार्मिक विश्वास को समझने में असमर्थ हैं। समझने में असमर्थ हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर,
पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर धार्मिक अनुष्ठान और कुछ हद तक उनके जीवन दृष्टिकोण की ओर भी संकेत मिलता है। उनके जीवन दृष्टिकोण की ओर भी संकेत मिलता है। लिखिए, मध्य भारत और महाराष्ट्र के विभिन्न ताम्रपाषाण कालिक स्थलों से मध्य भारत एवं महाराष्ट्र के विभिन्न ताम्रपाषाण कालिक स्थलों से स्त्री एवं सांड की मूर्तियां मिली हैं। सांड की मूर्तियां मिली हैं जो उत्पादन के देवता की ओर संकेत करते हैं। उसी प्रकार शवाधान पद्धति मृत्यु के पश्चात के जीवन की ओर इशारा करते हैं। इन लोगों के शवाधान की विशिष्ट पद्धति रही है। शव को आंगन में अथवा घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। कुछ मृतक व्यक्ति के पैर के नीचे का भाग काट दिया जाता था। जो एक अंधविश्वास की ओर संकेत करता जान पड़ता है। ठीक है। बच्चों को मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाया जाता था। अब मान लो पैर के नीचे का भाग काट दिया जाना, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि उनको लगता होगा कहीं भूत बन के बाद में परेशान न कर। जो घर के अंदर है, फर्श के नीचे, आंगन में, और बच्चों को भी मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाया जा रहा है, इसका कोई न कोई आनुष्ठानिक महत्व रहा होगा जो हम लोगों को ज्ञात नहीं है। तो यही सब हल्का फुल्का, हाँ,
मतलब अब थोड़ा सा केवल ब्रैकेट में लिख दो, उदाहरण कोई देना पड़ेगा तो ब्रैकेट में, ये तो जोरवे संस्कृति का उदाहरण है और थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दो कहीं, क्योंकि उदाहरण हम भूल गए देना, लिखना। हाँ हाँ लिखिए, हाँ जोरवे संस्कृति के जोरवे नामक स्थल से, जोरवे संस्कृति के जोरवे नामक स्थल से, बात समझ में आ रही है ना क्यों मैं जोरवे संस्कृति के जोरवे स्थल बता रहा हूं? जोरवे संस्कृति के जोरवे नामक स्थल से सिर विहीन, जोरवे संस्कृति के जोरवे नामक स्थल से सिर विहीन देवी की मूर्तियां प्राप्त, देवी की मूर्तियां प्राप्त, ब्रैकेट बंद कर लो। आप केवल नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा, नीचे ब्रेक देकर, हाँ, कि मध्य भारत एवं दक्कन के, मध्य भारत एवं दक्कन के, मध्य भारत एवं दक्कन के, दक्कन के ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों का महत्व, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों का महत्व, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों का महत्व, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों का महत्व। अब डैश देकर लिखिए, एक सामान्य धारणा यह रही है, एक सामान्य धारणा यह रही है, यह रही है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता प्राक ऐतिहासिक काल की महान धरोहर है, प्राक ऐतिहासिक काल की महान धरोहर है, प्राक ऐतिहासिक काल की महान धरोहर है। अतः प्राक ऐतिहासिक, सॉरी गड़बड़ हो गई, आद्य ऐतिहासिक करो, हाँ आद्य ऐतिहासिक करो, हाँ आद्य ऐतिहासिक काल की महान धरोहर है, आद्य करना, आद्य ऐतिहासिक काल की महान धरोहर है। हाँ हाँ फिर हाँ 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 अतः सामान्यतः, अतः सामान्यतः आद्य ऐतिहासिक काल पर काम करने वाले, आद्य ऐतिहासिक काल पर काम करने वाले, काम करने वाले अधिकांश पुरातत्व शास्त्री, हाँ अधिकांश पुरातत्वविदों का, अधिकांश पुरातत्वविदों का, अधिकांश पुरातत्वविदों का, हाँ हड़प्पा केंद्रित, हाँ चाहे हड़प्पा सभ्यता केंद्रित कर दो, हड़प्पा सभ्यता केंद्रित, हड़प्पा सभ्यता केंद्रित दृष्टिकोण रहा है, दृष्टिकोण रहा है। तथा हड़प्पा सभ्यता की परिधि से बाहर, तथा हड़प्पा सभ्यता की परिधि से बाहर परिधि से बाहर के कृषक, के कृषक समुदायों, के कृषक समुदायों की, कृषक समुदायों की अपेक्षाकृत अवहेलना की गई थी, कृषक समुदायों की अपेक्षाकृत अवहेलना की गई थी, कृषक समुदायों की अपेक्षाकृत अवहेलना की गई थी, अवहेलना की गई थी। परंतु नवीन शोधों के आधार पर, परंतु नवीन शोधों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है, परंतु नवीन शोधों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की परिधि से बाहर, हड़प्पा सभ्यता की परिधि से बाहर, बाहर हाँ कुछ समृद्ध ग्रामीण समुदाय विकसित हुए थे, ग्रामीण समुदाय विकसित हुए थे, विकसित हुए थे, और ये ग्रामीण समुदाय, और ये ग्रामीण समुदाय ऐतिहासिक काल तक चलते रहे,
ऐतिहासिक काल तक चलते रहे, और सामान्य भारतीय जीवन में घुल मिल गए, ऐसे ही समुदाय थे मध्य भारत एवं कट कर दो, मध्य भारत, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तथा दक्कन की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों के लोग, इन्हीं संस्कृतियों के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत एवं दक्कन क्षेत्र की प्राक ऐतिहासिक संस्कृतियां दक्कन क्षेत्र की प्राक ऐतिहासिक संस्कृतियां आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों में रूपांतरित हो सकी, मतलब यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसको समझना कि आप बाकी क्षेत्रों को छोड़ो, बाकी क्षेत्रों में तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण समुदाय हैं जो नवपाषाण काल से क्रमिक रूप में ताम्रपाषाण काल में ढले थे, जिसमें आपने नाम यूज किया नवपाषाण काल हाइफन ताम्रपाषाण काल। ओके, तो जब आपने उस टर्म को यूज किया नवपाषाण काल हाइफन ताम्रपाषाण काल, लेकिन दक्कन में और पश्चिम भारत में ये जो संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों पर गौर करो। एक्चुअली ये यूज करते हैं प्राक ऐतिहासिक से आद्य ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक का दो क्राइटेरिया मैंने बताया था, एक कि लिपि का प्रयोग नहीं हो या जिस काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, और दूसरा ग्राउंड मैंने बताया था कि कृषि का आरंभ नहीं हुआ। और आद्य ऐतिहासिक काल के भी दो ग्राउंड बताए, एक कि साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो परंतु उपयोग नहीं हो पा रहा हो, और दूसरा मैंने बताया था कि जब कृषि का आरंभ हो गया तो कृषि का आरंभ से नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को भी तुम आद्य ऐतिहासिक में डाल देते हो। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि कम से कम मध्य भारत में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में और पश्चिम भारत में, क्योंकि नवपाषाण डायरेक्ट नहीं ढला है ताम्रपाषाण काल में, और कम से कम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तुम देखोगे एक बागौर है, तो बागौर है वो मध्यपाषाण कालिक स्थल है, और बागौर सीधी विकसित होकर चले आए ताम्रपाषाण काल। बीच में नवपाषाण काल का स्तर है ही नहीं, इसका लोग दूसरी जगह से माइग्रेट करके आए होंगे। इधर तुम महाराष्ट्र में देखते हो तो वहां भी वही हाल है। मध्य भारत में तुमको कुछ नवपाषाण कालिक स्थल जरूर मिलते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ताम्रपाषाण काल में नहीं ढले, बल्कि ताम्रपाषाण काल में स्वतंत्र रूप से स्थल आए। तो इसका मतलब है कि मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत और पश्चिम भारत में जो प्राक ऐतिहासिक काल का, प्राक ऐतिहासिक संस्कृतियों का आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों में जो तब्दीली हुई,
वो तब्दीली ताम्रपाषाण काल में ही चलकर हुई, क्योंकि इसी काल में चलकर कृषक बस्तियां आई। इससे पहले उधर के लोग या तो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, नवपाषाण काल की अवस्था में वो आए ही नहीं, सीधे ताम्रपाषाण कालिक अवस्था में आए और कृषक बस्तियों के रूप में स्थापित हुए। तो इसका मतलब है कि वहां की मिट्टी इतनी कठोर रही होगी कि पत्थर के उपकरणों से तोड़ना संभव नहीं हुआ हो। तो ये है आपका मध्य भारत और महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियां, जो 2017 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा था। जिस क्वेश्चन का उत्तर अब तुम कर सकते हो और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो तुम्हारा उत्तर जो मैंने आपको करवाया है उससे तो आपका उत्तर निकल के खुद आ जाएगा। अब एक महापाषाण संस्कृति से तुमको अवगत कराना चाहूंगा। ध्यान रखो, जो क्रोनोलॉजी तुम्हारे मन में बना हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, फिर ताम्रपाषाण काल, अगर एक तरह से तुम देखो तो मैं अगर टाइम पीरियड के अनुसार कहूं तो उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो तुम ताम्रपाषाण काल देखते हो, या तुम ऐसे भी अपना मन में रख लो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल के बाद तब आएगा लौह युग। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1100 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व में लोहे के उपकरणों का प्रचलन आरंभ हो जाएगा, और जब लोहे के उपकरणों का प्रचलन आरंभ हो जाएगा तो कहलाएगा लौह युग। तो अब लोहे के उपकरणों का प्रयोग इतना लेट क्यों हुआ? ऐसा नहीं, दो तीन बातें। ऐसा नहीं कि जब लोग तांबे के अयस्क से वाकिफ होंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि पहले धातु का प्रयोग लोगों ने तांबे के रूप में किया, लेकिन फिर आगे चलकर तब लोहे का प्रचलन शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब लोग तांबे का प्रयोग कर रहे थे या तांबे के अयस्क को निकाल रहे थे, अयस्क से जब तांबे बना रहे थे तो लोहे का ज्ञान उनको नहीं था, ऐसी बात नहीं है। परंतु लोहे के प्रयोग करने में दो परेशानियां थी। एक परेशानी यह थी कि जहां तांबे को 1083 डिग्री टेम्परेचर पर गलाया जा सकता था, तो लोहे को गलाने के लिए 1534 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था। तो 1534 डिग्री टेम्परेचर पैदा करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। दूसरी समस्या यह थी कि तांबे के अयस्क में उतनी अशुद्धियां नहीं है जितना लोहे के अयस्क में है। तो लोहे के अयस्क से लोहा बनाने के लिए यू नीड टू प्यूरिफाई इट, एंड इट वाज अ बिगर चैलेंज एट दैट टाइम because they were not aware of the method of purification of iron. ये दूसरा बोटलनेक था, इसीलिए लोहे का प्रचलन देर से शुरू हुआ। अब अगर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे से संबंधित कोई बहुत तरह का विवाद है, ऐसा देखा गया कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग भी थोड़ा बहुत लोहा का अयस्क वहां पाया गया। इसका मतलब कि लोहे के अयस्क से वो वाकिफ थे, हल्का फुल्का वो यूज भी कर रहे थे, लेकिन उसको यूज ना करना ही मानो। तकरीबन माना गया कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के 6 क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान एक केंद्र माना गया, फिर उधर सिंधु गंगा विभाजन दूसरा केंद्र माना गया, जहां इंडस एंड गंगेज का विभाजन रेखा है, देख सकते हो पंजाब वगैरह का जो रीजन है। और तीसरा माना गया गंगा, ऊपरी गंगा घाटी। फिर उसी तरह से राजस्थान एक केंद्र माना गया, मध्य भारत एक केंद्र माना गया, और दक्षिण भारत एक केंद्र माना गया। तो दक्षिण भारत में जो अर्लीस्ट आयरन यूजर्स थे, जैसे देखो अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हिस्टोग्राफी का भी मुद्दा है। हिस्टोग्राफी का मुद्दा क्या है? बहुत पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी, शायद अब आपको याद होगा या नहीं, कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि देखो एक्चुअली एक मतलब आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में एक हिस्टोग्राफिकल विवाद आता है, जिसमें मैंने 2 थ्योरी आपको बताई थी, एक विकासवादी सिद्धांत, दूसरा विसरणवादी सिद्धांत, द डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी में मैंने बताया था कि जैसे एक डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी के अनुसार कि सबसे पहले कृषि का विकास गोल्डन क्रेसेंट क्षेत्र में हुआ, और वहां से जो कृषि की विचारधारा है वह विस्तृत होकर तब
मेहरगढ़ में आई या दूसरे क्षेत्र में गई? याद है आपको, मैंने बताया था। अब भूल भाल गए होगे, तुम तो रिवाइज करते ही नहीं हो। अरे एक बार कम से कम तुम बुकलेट ना खोलो मेरे यार, कम से कम कॉपी तो खोल लिया करो। पीछे अभी तक कितना, जैसे पूरा पाषाण काल से लेके अब तक का जिसको पार्ट फर्स्ट है, उसमें कितना पेजेस तुम्हारा हुआ होगा? मैंने कितना पेजेस तुमने कवर किया होगा पार्ट फर्स्ट का? तो तुम्हारा पार्ट फर्स्ट ये समाप्त हो रहा है, कितना पेजेस तुमने कवर किया होगा? तो ये 40 पेज रिवाइज करने में तुमको कितने आवर्स चाहिए बताओ? तो ये डिपेंड करता है, अगर ठीक से पढ़ा हुआ रिवाइज किया हुआ तो फिर जब कोई भी नई थ्योरी जो मैं पल पीछे बता चुका हूं तो पूछता हूं तो तुम मेरी तरफ देखते हो। विसरणवादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत यह, फिर एक बार कान खोल के सुन लो। विकासवादी सिद्धांत यह मानकर चलता है कि प्रत्येक समुदाय क्रमिक रूप से विकसित होकर तब विकास की अवस्था में पहुंचता है, और जो विसरणवादी सिद्धांत है वह मानता है कि नहीं, विकास के तत्व कुछ खास क्षेत्रों में ही अवस्थित होते हैं और वहीं से विकास के तत्व विस्तृत होकर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। मतलब सारे क्षेत्रों में खुद का कैलिबर नहीं है कि वो विकास कर सके, वो दूसरे क्षेत्र से एक तरह से उधार उनको आ जाता है, विस्तृत होकर आ जाता है। ये जो विसरणवादी सिद्धांत है, इसको शुरू में बहुत ज्यादा तुल देने की कोशिश की गई थी, और यही जो विसरणवादी सिद्धांत है उसी क्रम में तुम देखते हो कि जब कृषि के आविष्कार की बात हुई तो विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया कि देखो, कृषि सबसे पहले पश्चिम एशिया में विकसित हुई, और पश्चिम एशिया से फिर कृषि का जो तत्व है वो मेहरगढ़ में आया, और मेहरगढ़ से फिर वो उसी प्रकार से बेलन घाटी में गया, आगे थाईलैंड में गया। तो मतलब वही केंद्र है जहां से एग्रीकल्चर डिफ्यूज होकर दुनिया के बाकी क्षेत्रों में गया। दूसरा, जब हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ तो इसी विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर उन्हें सिद्ध करने का प्रयास किया कि पश्चिम एशिया से आया। फिर जब इसके बाद जब लोहे का प्रयोग प्रचलन शुरू हुआ इस समय में, तो लोहे के प्रयोग के बारे में फिर एक धारणा देने की कोशिश की गई कि देखो भाई, लोहे की प्रचलन इसलिए नहीं हुआ अन्य क्षेत्रों में क्योंकि लोहे का फॉर्जिंग यानी लोहे गलाने की विधि केवल और केवल पश्चिम एशिया का एक साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता था, उसका नाम था हित्ती साम्राज्य। वो लोहे गलाने की पद्धति केवल वही जानते थे, और उन्होंने दुनिया से छिपाकर यह पद्धति रखी हुई थी, किसी को जानने ही नहीं दिया। जब लगभग 1200 ईसा पूर्व में ये जो हित्ती साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसके पतन के बाद इनके जो शिल्पी हो बेरोजगार हो गए, और रोजगार के खोज में उनके शिल्पी इधर उधर भटकने लगे। तो उनके भटकाव के दरमियान ही लोहे गलाने की पद्धति अन्य क्षेत्रों में फैली। तो इस तरह से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भारत में लौह तकनीकी उत्तर पश्चिम से आई, और कहा गया कि उत्तर भारत में इसको वैदिक आर्यों ने यानी वैदिक आर्यों ने इसकी शुरुआत की, लोहे का प्रयोग उन्होंने ही शुरू किया। ये धारणा भी खंडित हो चुकी है। अब माना जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो लोहे का प्रचलन है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हुआ। तो अब जैसे तुम महापाषाण कालिक संस्कृति कहते हो, उसमें ध्यान तुम्हें ये रखना है कि महापाषाण कालीन संस्कृति भी कोई एक संस्कृति नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर ये शब्द को यूज करोगे महापाषाण कालिक संस्कृतियां, क्योंकि एक से अधिक संस्कृति हैं। और इनका जब कालक्रम तुम देखोगे तो कालक्रम इसका चला जाता है 1300 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व में। तो इसमें दोनों चरण आते हैं। जैसे आप अगर देखोगे भारतीय उपमहाद्वीप में जो ये महापाषाण कालिक स्थल हैं, तो आपको उत्तर पश्चिम में मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं, पाकिस्तान में कराची के पास मिलते हैं, बलूचिस्तान में मकरान के पास मिलते हैं। इधर तब फिर तुम आओगे तो बेलन घाट, जैसे कश्मीर में बुर्ज होमर गुफा करल का नाम सुना है कि नहीं? कश्मीर में बुर्ज होमर गुफा करल का नाम सुना है कि नहीं सुना है? वो स्थल वहां पर प्लॉट किया गया है, तो तुम लोगों को प्लॉटिंग तो ध्यान में होगा। तो कश्मीर में बुर्ज होमर गुफा करल नौपाषाण काल में तो स्थल थे, उसके बाद वो भी महापाषाण काल में ढलते चले गए। इधर बेलन घाटी में तुमने दमदमा, कोल्डिहवा और महागरा ये सब स्थल सुने हैं, ये सब भी महापाषाण काल में ढल गए। इसके अलावा माना जाता है फतेहपुर सीकरी के पास और ये जयपुर के पास देवसा और फतेहपुर सीकरी के पास भी कुछ स्थल थे जो स्थल महापाषाण कालिक थे, लेकिन बड़ी संख्या में स्थल महापाषाण काल के दक्षिण भारत से मिले हैं। अब गौर करने वाली बात है, जैसे कश्मीर के स्थल हैं,
या बेलन घाटी का स्थल है, तो पहले तांबे का प्रचलन वहाँ शुरू हुआ था, तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था, क्योंकि वो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन जो दक्षिण भारत का स्थल है वो लौह युग के स्थल है। तो इसका मतलब है कि तुमको अगर क्रोनोलॉजी बनानी होगी महापाषाण काल में, तो देखो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, और फिर ताम्र पाषाण काल का ही अंग हड़प्पा सभ्यता। तो इतनी क्रोनोलॉजी तो बन जाती है। लेकिन अब अगर तुमको महापाषाण काल की क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी, तो उसकी क्रोनोलॉजी तुम ऐसे नहीं बना सकते कि नौ पाषाण काल हुआ या हड़प्पा सभ्यता हुई तो हड़प्पा सभ्यता के बाद महापाषाण काल आ गई, ऐसी क्रोनोलॉजी तुम नहीं बना सकते, क्योंकि महापाषाण काल तांबे से भी जुड़ा हुआ है और लोहे से भी जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारी इस तरह की क्रोनोलॉजी बनेगी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग, और ताम्र पाषाण काल और लौह युग दोनों को कलम से घेर के तब हो जाएगा महापाषाण काल, क्योंकि उसका कुछ अंश चला जाता है ताम्र पाषाण काल और कुछ चला जाता है लौह युग। एक तो ये बात हो गई, तो तुम लोग मेंटली अलर्ट हो कि नहीं। दूसरी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि महापाषाण काल कोई अलग चीज नहीं है। अब जो कि साहित्य पढ़ा गया होता, उनके पास कोई साहित्य होता तो पता चलता कि ये कोई नहीं, ताम्र पाषाण काल वाले ही इधर चले गए थे। उनको अलग संस्कृति के रूप में इसलिए पहचानी गई कि उन्होंने बड़े ही अपने पत्थर के बड़े ही शानदार कब्र बनाए। तो पत्थर के बड़े ही शानदार कब्र बनाए, तो ये एक तरह से एक माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन हो गया कि भाई उन्होंने पत्थर के इतने शानदार कब्र बनाए, कौन लोग थे जो पत्थर के इतने बेहतरीन शानदार कब्र बनाए। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर पूरे आप नौ पाषाण काल के स्थल और ताम्र पाषाण काल के स्थलों को देखोगे तो एक उसको बोलते हैं मार्क्ड ग्रेव, मतलब जहां की मृतक व्यक्ति को दफनाया जाता था, उस जगह को चिन्हित करना, ये अन्य समाजों का भी लक्षण। जैसे ताम्र पाषाण काल में देखोगे इतना छोटा सा टीला बना देगा या किसी पात्र में दफना दिया, तो उसको कहते हैं मार्क्ड बरियल। तो मार्क्ड बरियल जिसको कहते हैं मतलब चिन्हित समाधान, वो चिन्हित समाधान और भी कई समुदाय उसका यूज करते थे। लेकिन इस प्रकार से 40 प्रकार के जो कब्र बने हैं भारतीय उपमहाद्वीप और वैश्विक स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, मतलब अफ्रीका में भी है, मतलब हर जगह ये इस तरह के लोग आए जो शानदार कब्र बनाए। और कब्र में भी तुम देखते हो कक्षयुक्त कब्रें हैं, कक्ष विहीन कब्रें हैं, यानी कक्षयुक्त महापाषाण कालीन कब्र है, कक्ष विहीन कब्रें हैं, और एक स्वतंत्र रूप से मतलब शव विहीन कब्र है। शव विहीन कब्र है जो स्मारक के रूप में बनाए गए, उसमें कोई शव नहीं है, परंतु स्मारक के रूप में, शायद यादगार के रूप में किसी की मृतक व्यक्ति को बना दिया। और घर से ज्यादा ध्यान उन्हें कब्रों के बनाने पर दिया। कब्र में भी तुम देखो अलग अलग प्रकार के कब्र हैं। अब देखो ये कक्षयुक्त कब्र ही है। तो अब कक्षयुक्त कब्र है, जैसे जमीन के नीचे अगर पूरा हो गया तो उसको शिष्ट कहते थे। मतलब जैसे उसमें होता क्या था कि जैसे दो तीन चार खड़ी स्लैब रख दिया, ऊपर से एक स्लैब से ढक दिया, तो कक्ष बन गया। तो यही कक्षयुक्त कब्रें हैं। तो पूरा का पूरा कब्र देखो ये जमीन के नीचे, इसको बोलते थे शिष्ट। अब ये देखो ये कक्ष बनाया, कक्ष बनाया का मतलब पिलर से यहां दिया हुआ है स्लैब का, और उसके ऊपर ऐसे ढका हुआ है पत्थर से। तो पहले तुम देखोगे वर्टिकल पिलर है, और वर्टिकल पिलर के ऊपर हॉरिजॉन्टल पिलर उन्होंने बनाया है। इसमें जो कक्ष बनाया है, लेकिन पूरा का पूरा धरती से बाहर है, इसको डोलमेन बोलते थे, डोलमेन। और फिर तुम देखोगे कि कई ऐसे कब्र तुमको मिलेंगे, ये भी तुम्हारा डोलमेन टाइप के, खड़े पत्थर है, उसके ऊपर सोए हुए पत्थर है। देखो ये भी डॉल्मेन टाइप का है। लेकिन डॉल्मेन टाइप में तुम देखते हो ये जो होल एक बना दिया है, होल बनाने का मतलब है कि यहाँ डेड बॉडी को पुनः रख सकते थे। तो डेड बॉडी को पुनः रखने के लिए उन्होंने डॉल्मेन बनाया है, तो इसको बोलते थे पोर्ट होल। पोर्ट होल का मतलब जैसे अब किसी घर का आदमी मरा, 20 वर्ष के बाद उसके घर का उसका बेटा मरा, तो उसको एक इंटीमेसी देने के लिए उसका डेड बॉडी को भी लेके एक होल, अब तो ऑलरेडी पैक्ट है, तो पैक्ट में उसको हथौड़े से तोड़ के एक होल बनाएंगे, उस होल से डेड बॉडी को घुसा देंगे अंदर, तो उसको पोर्ट होल बोलते थे। ये भी डॉल्मेन टाइप का ही है, भी डॉल्मेन टाइप का ही है। अब देखो इसमें क्या है कि
मिट्टी के पात्र में, अर्न बरियल। अर्न जैसे मिट्टी का पात्र होता था, तो मिट्टी के पात्र में रख के उसको दफनाया तो उसका नाम दिया अर्न बरियल। अर्न बोलते थे मिट्टी के पात्र का। इसमें डेड बॉडी है और इसी को दफनाया गया, जिससे निकाल के बाहर आप देखोगे अर्न बरियल है, लेकिन अर्न दिख नहीं रहा। अंदर आप देखोगे तो रखा हुआ अंदर कुछ है मिट्टी के पात्र में, अर्न बरियल इसको बोलते थे। कई बार क्या होता था, अर्न में घरा वरा, उसमें पात्र तो टूट गया है, लेकिन उसके साथ जो आवश्यकता की सामग्रियां दफनाई जाती थी ताकि उनके काम आ जाएगा, इनको भी अर्न बरियल बोलते थे। अब देखो शिष्ट बरियल है। शिष्ट बरियल का पूरा का पूरा कक्ष अगर अंदर घुसा हुआ है, अंदर है बाहर नहीं, तो शिष्ट बरियल है। ये भी देखो शिष्ट बरियल होता है। ये तो डोलमेन बरियल ही देखो, ये जो बाहर निकला हुआ है पूरा तो डोलमेन है। डोलमेन बरियल ही पूरा बाहर निकला हुआ है। सर्कोफेगी बरियल। सर्कोफेगी बरियल में क्या होता था कि वो एक मिट्टी का क्या करते थे कि पूरा जैसे ताबूत होता ना, ताबूत समझते हो, कॉफिन, तो पहले कॉफिन बना दिया मिट्टी का, पात्र का या पत्थर का, दोनों में से किसी का, और जमीन के अंदर उसी कॉफिन में रख के उसको दफना दिया, तो उसको सर्कोफेगी बरियल बोलते थे, जो आपको उदाहरण यहां दिख रहा है। ये भी सर्कोफेगी बरियल के उदाहरण, पूरा कॉफिन में रख के उसको दफनाया गया। पिट सर्कल बरियल। पिट सर्कल बरियल का मतलब हुआ सर्कल, जैसे वो क्या हुआ, जैसे बीच है ना सेंटर, तो सेंटर में उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक बॉडी को दफनाया हुआ है, और उस बॉडी को मार्क करने के लिए चारों तरफ से पत्थर से उसको घेरा हुआ है, तो मार्क बनाया हुआ है, तो इसको बोलते थे पिट सर्कल बरियल। पिट बरियल को दो बरियल है। पिट बरियल है कि डेड बॉडी को बिल्कुल खाली उसको दफना, खाली का मतलब है कि कुछ में रख के नहीं, यानी फ्री उसको दफना दिया, तो पिट बरियल कहलाता था। और अगर उसको किसी पात्र में रखकर दफनाया गया तो अन्न बरियल कहलाता था। अगर जैसे मिट्टी के पात्र किसी में रख के दफनाया गया तो अन्न बरियल। अगर ताबूत में रखकर दफनाया गया तो सर्कोफेगल बरियल, जो अभी मैंने दिखाया। और अगर वह जैसे किसी को पीठ बरियल, पीठ में दफना दिया, उसके चारों तरफ ऐसे पत्थर से उसको घेर दिया, घेरे को, तो उस पत्थर के घेरे को बोलते थे, जो पत्थर के घेरे जो बनाए गए उस घेरे को बोलते थे सर्कल, तो पिट सर्कल नाम दिया गया। जैसे जहां भी इस तरह का सर्कल दिया जाएगा उसको सर्कल नाम दिया जाएगा। और बीच में अर्न में दफनाया जाता, यानी किसी पात्र में रखे, और तब ऐसे पत्थर से उसको घेरा जाता, तो उसको कहते कि जैसे यहाँ पर पिट सर्कल बरियल, उसको कहते अर्न सर्कल बरियल। तो सर्कल ऐसा कई जगहों पर बनाते हैं। देखो पिट सर्कल, यहां पर भी उन्होंने सर्कल से घेरा हुआ है, और उसी के बीच में कहीं डेड बॉडी हुआ। पिट है, इसका मतलब है कि उसको किसी पात्र में न रखकर सीधे दफनाया हुआ है। पिट सर्कल देख रहे हो, बीच में इस तरह से सर्कल बनाया है, पिट सर्कल सर्कल बनाया हुआ है। अब मेरे को मेन हीर क्या होता है, ये जो तुमको खड़ा हुआ पत्थर दिख रहा है ना, तो एक डेड बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही पत्थर सीधा इरेक्टेड, एक पिलर गाड़ देगा। एक पिलर की तरह एक पत्थर केवल अगर उसको डेड बॉडी के यादगार में उसको इस तरह से खड़ा कर दिया, इरेक्ट कर दिया, तो उसको मेन हीर बोलते थे। तो ये मेन हीर टाइप का है। देखो अकेला डेड बॉडी यहां पर होगा, हर एक पत्थर के नीचे एक डेड बॉडी होगा, उसको मेन हीर बोलते थे। डॉल्मेन बरियल भी है। अब देखो कुडाकाई बरियल और मेगालिथिक अम्ब्रेला स्टोन। अब अम्ब्रेला स्टोन करते थे कि जैसे डेड बॉडी को दफनाया, उसमें एक पत्थर इरेक्ट कर दिया, उसके ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह छत से एक पत्थर उसके सिर पर कैप की तरह डाल दिया उसको। कैप स्टोन भी इसी तरह का होता था, अम्ब्रेला बरियल भी होता था ये। देखो ये भी मेन हीर टाइप का, अकेला पत्थर खड़ा कर दिया, अकेला पत्थर खड़ा कर दिया तो ये मेन हीर हुआ।
अब ये पूरे अगर देखोगे तो वर्ल्ड से 40 प्रकार के इस तरह के कब्र मिले हैं। तो यहाँ पर देखो गौर करने वाली बात है कि इसी आधार पर अनुमान किया गया कि ये जो लोग हैं कोई दूसरे टाइप के लोग हैं, दूसरी संस्कृति के लोग हैं, ऐसा माना गया। क्योंकि दो इसमें अंतर देखा गया। एक तो बड़े शानदार कब्र बनाते थे, दूसरा क्या था कि अगर तुम नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के लोगों को देखोगे तो उनका कब्र रिहायशी इलाके से अलग नहीं होता था। वो लोग प्राय अपना कब्र घर में ही जैसे दफना दिया, फर्श के अंदर दफना दिया, आंगन में दफना दिया, या घर के जस्ट बगल में दफना दिया। मतलब उनका जो सेमेट्री होता था, कब्रगाह होता था, वो घर से अलग कब्रगाह नहीं होता था। परंतु इनके कब्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कब्रगाह घर से अलग है। दे हैव मेड द सेपरेट सेमेट्री, सेपरेट सेमेट्री इन्होंने अलग बनाया। तो ये एक इनका कल्चरल डिफरेंस बताता है। अब अगर इनकी इकोनॉमी को देखोगे तो ताम्रपाषाण कालीन इकोनॉमी से वो ज्यादा मजबूत तुमको दिखेगी। अब तुम धातु कहीं देखो तो ताम्रपाषाण काल के लोग तांबे या ज्यादा से ज्यादा कांसे का उपयोग कर पाते थे, लेकिन इनके जो है ये तांबे का उपयोग करते, कांसे का उपयोग करते। दक्षिण भारत के महापाषाण कालिक लोग लोहे का उपयोग करते। दक्षिण भारत के जो महापाषाण काल के लोग हैं वो लोहे का उपयोग करते, लौह उपकरणों का, चांदी का उपयोग करते, सोने का उपयोग करते, इतने धातु का उपयोग करते। कृषि करते थे। दक्षिण भारत में तुम देखोगे तो इन्होंने एक तरह का टैंक सिंचाई, टैंक बोलते थे तालाब, जलाशय को, जलाशय के द्वारा सिंचाई का भी प्रबंध किया हुआ था और धान की खेती भी करते थे। काले और लाल मृद भांडों का यूज करते थे और धान की खेती करते थे। जैसे कल जो आपको उन्होंने बताया होगा केशव जी ने, जो जूना पानी से लेके आदि चन्नालूर तक देख रहे हो ना स्थल, तो दक्षिण भारत के जो महापाषाण कालिक स्थल, तो महाराष्ट्र में आपको जूना पानी दिखा होगा। वहां एक व्यक्ति के साथ घोड़े को दफनाया गया, मतलब ये घोड़े को भी यूज करते थे, तो ना घोड़े का भी यूज करते थे। तो वहां से लेकर आदि चन्नालूर से जूना पानी तक का प्रसार आपको वहां देखने को मिलेगा, है ना। तो आदि चन्नालूर से जूना पानी से लेकर आदि चन्नालूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वहां तक आपको ये दिखेंगे, इस तरह के कब्र महापाषाण कालिक लोगों के दिखेंगे। तो धान की खेती करते थे, लेकिन पहाड़ों की ढलानों पर खेती करते थे, तो उनका कृषि का आधार विकसित नहीं था। दूसरी बात है, लोहे के उपकरणों का प्रयोग तो करते, परंतु इनके जो अधिकांश उपकरण हैं युद्धास्त्र के रूप में प्रयोग हुए हैं, कृषि के उपकरण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। और चूंकि ये कृषि के उपकरण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए उत्पादन में इनकी भागीदारी अधिक नहीं हुई है। समाज विभाजित है। अब समाज विभाजित है, इसका 2-3 उदाहरण है। एक तो जो कब्र ही वो बनाते हैं, तो कुछ लोगों के शानदार कब्र हैं, कुछ के बहुत ढीले ढाले कब्र हैं। अब तुम समझ सकते हो कि किसी की मृतक व्यक्ति का अगर कोई विजिट करे तो केवल मृतक व्यक्ति के उस विजिटिंग प्लेस को देखकर पता चल जाता है कि अमीर आदमी मरा है, निर्धन व्यक्ति मरा है। उसका कैसा जज्बा है वहां दफनाने और दाह संस्कार के समय, उसी से ज्ञात हो जाता है। तो जिसके शानदार कब्र देखोगे तो समझो किसी धनी व्यक्ति का कब्र है। और फिर कब्र में जो आवश्यकता की सामग्रियां दफनाई जाएंगी वह भी उनके बीच अंतर पैदा करेगा कि कौन धनी है, निर्धन है। और फिर इसके अलावा जो बहुत सारे युद्धास्त्र मिले हैं, तो युद्धास्त्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ जो धनी लोग हैं, जो जिनके पास ज़्यादा शक्ति थी, वो संसाधनों पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण रखते थे। तो इन तीनों बातों से तुम पता करोगे कि समाज विभाजित समाज है। अब ये केवल भारत भर में ही नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के महापाषाण मिले हैं। लेकिन भारत के महापाषाण काल की विशेषता ये है, ये महापाषाण काल भारत का है वो आधुनिक काल तक चलता रहा है। जैसे असम में भी खासी जाति के लोग हैं, उसका इस तरह का बनाते हैं। मणिपुर में जो ट्राइबल लोग हैं वो आज भी इस तरह के महापाषाण बनाते हैं। तो ये एक अलग संस्कृति ही मानी गई। और बच्चों, ये लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया है। दक्षिण भारत में सबसे आरंभिक लौह प्रयोगता यही है। और आगे चलकर दक्षिण भारत में तुम देखोगे कि जो सातवाहन राज्य होगा और सुदूर दक्षिण में तुम देखोगे चोल चेल पांड्य राज्य आएंगे, जिसको तुम संगम राज्य के नाम से जानोगे। उनका आधारशिला यही महापाषाण कालिक संस्कृति निर्मित करेगी। तो चूंकि इनको पढ़ने के लिए हमें साहित्य नहीं है, तो हम लोगों ने अपनी सुविधा से पुरातत्व और साहित्य को अलग बांटा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक बस्तियां टिमटिमाती रहीं, कहीं ताम्रपाषाण कालिक स्थल के रूप में, कहीं लौह युगीन स्थल के रूप में, यानी कहीं महापाषाण कालिक स्थल के रूप में, मतलब ताम्रपाषाण कालिक और लौह युगीन स्थलों के रूप में टिमटिमाती रही। और तभी आगे जाकर देखोगे जब वैदिक काल और बुद्ध काल पर आओगे, तो जब नगरीकरण होगा, तो नगरीकरण में तुम लोगों को
केवल उस समय ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये लोग मर नहीं गए हैं, ये लोग भारतीय समुदाय में और भारतीय जीवन में ही ऐतिहासिक काल में घुल मिल जाएंगे, चाहे वो महापाषाण काल के लोग हों या ताम्र पाषाण काल के लोग हैं। और फिर जब लोहे का प्रचलन शुरू होगा बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि तुम बांट दोगे कि चित्ती धुन वालों ने लोहे का प्रयोग किया, इसने किया उसने किया। फिर आहार एक जगह होगा जिसको ताम्र पाषाण कालिक लोग, तो वहाँ पर ताम्र पाषाण कालिक चरण का अवसान होगा, लेकिन वहीं पर लोग लोहे को अपना लेंगे। मतलब जो पहले ताम्र पाषाण कालिक लोग थे उसी क्षेत्र में बाद में लोहे का प्रचलन शुरू हो जाएगा। और लोहे की उपलब्धता तांबे से ज्यादा थी इंडिया में। तांबे में तो फिर भी तुम देखते हो कि उपलब्धता कम थी, लोहे की उपलब्धता ज्यादा थी। और लोहे तांबा की तुलना में ज्यादा मजबूत धातु भी था, तो परिवर्तन के कारक के रूप में लोहे ने ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तुम्हारा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखना तो महापाषाण काल, लिखना महापाषाण कालिक संस्कृतियां, महापाषाण कालिक संस्कृतियां, महापाषाण कालिक संस्कृतियां। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। लिखिएगा हाँ विशेषता, विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं। अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा। कि महापाषाण से जुड़े हुए लोगों को, महापाषाण से जुड़े हुए लोगों को, महापाषाण से जुड़े हुए लोगों को अलग संस्कृति का समझा गया। महापाषाण से जुड़े हुए लोगों को अलग संस्कृति का समझा गया। महापाषाण से जुड़े हुए लोगों को अलग संस्कृति का समझा गया। अलग संस्कृति का समझा गया क्योंकि इन्होंने अपने कब्र रिहायशी इलाके, रिहायशी यहां रहते हैं, रिहायशी इलाके से अलग करके बनाया। रिहायशी इलाके से अलग करके बनाया। रिहायशी इलाके से अलग करके बनाया। अलग करके बनाया। हाँ, अलग करके बनाया। हाँ, इसका अर्थ लगाया गया, इसका अर्थ लगाया गया, इसका अर्थ लगाया गया कि ये पृथक सामाजिक, हाँ इसका अर्थ लगाया गया कि इसमें इसका अर्थ लगाया गया कि कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अर्थ लगाया गया कि इसके अंतर्गत एक पृथक सामाजिक संगठन, इसके अंतर्गत एक पृथक सामाजिक संगठन विकसित हुआ था। सामाजिक संगठन विकसित हुआ था, विकसित हुआ था, विकसित हुआ था। हाँ इसी में लिखना। हाँ फिर इनके कब्र भी बहुत शानदार हैं। इनके कब्र भी बहुत शानदार हैं। और कब्रों का स्वरूप भी अलग अलग है। हाँ, कब्रों का स्वरूप भी अलग अलग है। यथा कक्ष युक्त कब्रें, कक्ष युक्त कब्रें, कक्ष विहीन कब्रें, कक्ष विहीन कब्रें, कक्ष विहीन कब्रें, तथा तथा
तथा स्मारक के रूप में निर्मित कब्र, स्मारक के रूप में निर्मित कब्र, स्मारक के रूप में निर्मित कब्र। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए हाँ, लिखिए हाँ, लिखिए हाँ, लिखिए हाँ, लिखिए महापाषाण, महापाषाण कालीन स्थान, महापाषाण लोगों, हाँ महापाषाण लोगों के, सॉरी थोड़ा करेक्ट कर लो, महापाषाण कालिक कर दो, महापाषाण कालिक समुदाय के, महापाषाण कालिक समुदाय के साक्ष्य, के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्रों से मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्रों से मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्रों से मिले हैं, विविध क्षेत्रों से मिले हैं, यथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के पास कराची, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के पास कराची, कराची, बलूचिस्तान के पास मकरान, बलूचिस्तान के पास मकरान, मकरान, कौमा जयपुर एवं उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जयपुर, उत्तर भारत में जयपुर एवं आगरा के निकट, जयपुर एवं आगरा के निकट तथा बेलन घाटी के स्थल, तथा बेलन घाटी के स्थल, कौमा कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफा कराल, कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफा कराल, कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफा कराल, बुर्ज होम एवं गुफा कराल, गुफा कराल आदि आदि। परंतु सबसे अधिक स्थल प्रायद्वीपीय भारत से प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक स्थल प्रायद्वीपीय भारत से प्राप्त हुए हैं, प्रायद्वीपीय भारत से प्राप्त हुए हैं। हाँ इसलिए, हाँ 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 प्राप्त हुए, इसलिए इसलिए कर दो। हाँ हाँ नेक्स्ट पॉइंट देना, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ 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 महापाषाण काल, हाँ महापाषाण कालीन संस्कृति को, महापाषाण कालीन संस्कृति को, संस्कृति को कोई एक संस्कृति न मानकर, कोई एक संस्कृति न मानकर विविध संस्कृतियां, विविध संस्कृति मानी जानी चाहिए, विविध संस्कृति मानी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए तथा इसका कार्यकाल भी, तथा इसका कार्यकाल भी इसका कार्यकाल भी, कार्यकाल भी लगभग 1300 ईसा पूर्व से, लगभग 1300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, लगभग 1300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक रहा, 1300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ 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 लिखिए। हाँ हाँ महापाषाण काल, महापाषाण कालीन समुदाय के लोग, महापाषाण कालीन समुदाय के लोग, महापाषाण कालीन समुदाय के लोग, समुदाय के लोग तांबे के साथ साथ, तांबे के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग किया,
लोहे का ही प्रयोग किया, परंतु आरंभिक स्थल, परंतु आरंभिक स्थल महज तांबे के प्रयोग से जुड़े हुए हैं। आरंभिक स्थल महज तांबे के प्रयोग से जुड़े हुए हैं। लिखे हाँ प्रायद्वीपीय भारत के वहीं प्रायद्वीपीय भारत के स्थल, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के स्थल आवश्यक रूप में, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के स्थल आवश्यक रूप में, भारत के स्थल आवश्यक रूप में लौह युग से जुड़ गए। प्रायद्वीपीय भारत के स्थल आवश्यक रूप में लौह युग से जुड़ गए, लौह युग से जुड़ गए। नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये जो ब्रेक देकर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था डैश देकर लिखिए कि लौह उपकरणों के प्रयोग के बावजूद भी, लौह उपकरणों के प्रयोग के बावजूद भी, लौह उपकरणों के प्रयोग के बावजूद भी महापाषाण कालीन समुदाय के लोग, महापाषाण कालीन समुदाय के लोग, महापाषाण कालीन समुदाय के लोग नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। नहीं पहुंच सके। वस्तुतः इनका आर्थिक आधार, वस्तुतः इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए लौह उपकरण, इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए लौह उपकरण मुख्यतः युद्धास्त्र थे। युद्धास्त्र मतलब युद्ध उपकरण, चाहे मुख्यतः युद्ध उपकरण थे या युद्धास्त्र थे, मुख्यतः युद्धास्त्र थे। कृषि उपकरण के रूप में, कृषि उपकरण के रूप में, कृषि उपकरण के रूप में, कृषि उपकरण के रूप में इनका प्रयोग बहुत ही कम दिखता है। कृषि उपकरण के रूप में इनका प्रयोग बहुत ही कम दिखता है। कृषि उपकरण के रूप में इनका प्रयोग बहुत ही कम दिखता है, प्रयोग कम दिखता है। फिर यद्यपि इन्होंने धान की फिर यद्यपि इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में, फिर यद्यपि इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में, इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में धान की खेती, प्रायद्वीपीय भारत में धान की खेती, धान की खेती आरंभ कर दी थी। प्रायद्वीपीय भारत में धान की खेती आरंभ कर दी थी, धान की खेती आरंभ कर दी थी तथा कृत्रिम सिंचाई का भी उपयोग करते थे। कृत्रिम सिंचाई का भी उपयोग करते थे। परंतु चूंकि ये पहाड़ों की ढलानों पर खेती करते थे, परंतु चूंकि ये पहाड़ों की ढलानों पर खेती करते थे, पहाड़ों की ढलानों पर खेती करते थे, इसलिए अपेक्षित मात्रा में कृषि अधिशेष उत्पन्न नहीं कर सके।
इसलिए अपेक्षित मात्रा में कृषि अधिशेष उत्पन्न नहीं कर सके, पैराग्राफ चेंज करके फिर भी इनकी अर्थव्यवस्था ताम्रपाषाण कालिक अर्थव्यवस्था से अधिक मजबूत थी। लिखिए हाँ, जूना पानी से, महाराष्ट्र के जूना पानी से लेकर तमिलनाडु के आदि चन्नालूर तक, महाराष्ट्र के जूना पानी से लेकर तमिलनाडु के आदि चन्नालूर तक, शिल्प गतिविधियां सक्रिय थी तथा एक प्रकार का व्यापारिक तंत्र भी कायम था। पैराग्राफ चेंज करिए, फिर लिखिएगा लिखिएगा कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, मेरा कोई टाइटल नहीं है, बढ़ते चलो। प्रायद्वीपीय टाइटल को तो मैं खुद बोलूंगा। प्रायद्वीपीय भारत की महापाषाण कालिक समुदायों का महत्व इस बात में निहित है। महापाषाण कालिक समुदायों का महत्व इस बात में निहित है कि इन्होंने दक्कन से लेकर सुदूर दक्षिण के क्षेत्र तक वह आधार निर्मित किया जिसके परिणाम स्वरूप ईसा की आरंभिक शताब्दियों में दक्कन क्षेत्र में सातवाहन राज्य और सुदूर दक्षिण में चोल, चेर एवं पांड्य राज्य स्थापित हो सके। मतलब इसी ने आधार तक। अब इसको स्टॉप करो। अब आ जाओ, हम लोग के पास 20 मिनट टाइम है और तुम लोगों के पास ढेर सारे क्वेश्चन होंगे।
अब ये बताओ, पहले वन बाय वन मुद्दा उठाओ कि यहां तुमने पढ़ने के अलावा कुछ सोचा था लिंक करने के लिए आपस में? देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया नॉर्मली यूनिवर्सिटी से लेकर यूपीएससी के प्रिपरेशन तक बच्चे इसमें क्लियर हो नहीं पाते, लेकिन तुम लोग मान कर चलो क्लियर हो चुके हो। दो जगहों पर अब इसमें जैसे कुछ लोगों ने कोताही की है कि बीच में यूपीपीसीएस का एग्जाम आ गया, तो आ गया तो बहुत लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करने लगे। तो तैयारी करने लगे तो उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे मेरे बताए हुए चीजों को घर पर रिवाइज किया होगा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मान लो कि जो अब पढ़ा ही नहीं तो उसको मैं क्या कहूं, लेकिन अगर जो आके कोई कॉपी पढ़ ले ठीक से तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने एक डायग्राम भी तुमको बना के बता दिया था। दिक्कत एक तुम लोग प्रॉब्लम ये करते होगे कि एक ही साथ वर्टिकल और ऑरिजेंटल दोनों समझने का प्रयास करोगे। वर्टिकल ऑरिजेंटल दोनों समझने का प्रयास करोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। पहले एक बार जैसे तुम्हारा टॉपिक बाय टॉपिक तुमने सबको रिवाइज कर लिया, तो टॉपिक रिवाइज करने के बाद अब पहला काम करो कि जैसे सब टॉपिक तुम्हारे दिमाग में एक बार आ गया, पूरा पाषाण काल से लेकर और ताम्रपाषाण का हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति, उसी में लौह युग से महापाषाण कालिक भी जुड़ी हुई है, चित्ती दूसर मेधवान भी जुड़ी हुई है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युगीन संस्कृतियां, इतना आपका बनता है। तो पहले वर्टिकली जब से एक बार जो तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ हो गया तो पहले उसको वर्टिकली मत जाओ, ऑरिजेंटली जोड़ो कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल कैसे जुड़ रहा है, मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल कैसे जुड़ा हुआ है। तो उसमें मैंने तुमको एक बड़ा ही सुगम एक तरह से डायग्राम बता दिया था, और वह सुगम डायग्राम ये था कि तुम जैसे सबसे पहले पूरा पाषाण काल रखते हो, तो पूरा पाषाण काल का तो खैर लाखों वर्ष पहले है, इसका कोई निश्चित ये नहीं है। अब उसको निम्न मध्य इसको छोड़ो अभी तत्काल, इसके मतलब कुछ खास उपकरण वहां से वो आए तो मध्य पाषाण काल पर तुम आ गए। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है। तो जब ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है, उत्तर में मिला है, दक्षिण में मिला है, पहाड़ी क्षेत्र में मिला है, मैदानी क्षेत्र में मिला है, मैदानी में कम, पहाड़ी में ज्यादा, क्योंकि इनको पत्थर के उपकरण चाहिए थे, तो खेती इनको करना नहीं है, तो इसलिए हर जगह ये उपलब्ध है। पानी जहां उपलब्ध है, पत्थर उपलब्ध है, इन्होंने बना लिया अपने मुताबिक उपकरण। अब वहां से जब तुम नवपाषाण काल में आए तो यहां पर तुमको अब भारतीय उपमहाद्वीप में भेदभाव आना शुरू हुआ। तो भेदभाव आना शुरू हुआ तो इसको तुम कैटेगराइज कर लो। इसको कैटेगराइज करके उत्तर पश्चिम के स्थल, बेलन घाटी के स्थल, कश्मीर के स्थल, मध्य गंगा घाटी के स्थल, पूर्वी भारत के स्थल और दक्षिण भारत के स्थल कैटेगराइज कर लिया। सबसे पहले ये स्थल आए, फिर ये स्थल आए, फिर ये तीनों लगभग एक ही समय में आए हैं, और सबसे लास्ट में प्रायद्वीपीय भारत के स्थल आए। अब इसमें तुम टाइम पीरियड अगर सबका देखोगे तो लगभग 6055 से ईसा पूर्व है, लगभग 3500 से 4000 ईसा पूर्व के बीच ये भी है, लगभग 3000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच ये तीनों है, और वह चला जाता है 2500 ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है, 1000 ईसा पूर्व तक चला जाता है। तब अब दिमाग में स्थिर करो कि भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण काल लगभग 3500 ईसा पूर्व में शुरू माना गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल सबसे पहले इस क्षेत्र में शुरू हुआ, और इसमें यहाँ से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से ही तांबे आते थे, तो इस क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल शुरू हुआ। उस समय बेलन घाटी में नवपाषाण कालिक बस्तियां थी, लेकिन कश्मीर में, मध्य गंगा घाटी में, पूर्वी दक्षिण में यहाँ पर नवपाषाण कालिक बस्तियां भी नहीं आई थी, तब तक यहाँ पर ताम्रपाषाण काल आ गया था। परंतु इस ताम्रपाषाण काल को हम लोग आरंभिक हड़प्पा काल के नाम से जाने, क्योंकि आरंभिक उत्तर पश्चिम में ताम्रपाषाण काल ही आरंभिक हड़प्पा काल है। फिर तुम देखो कि तभी यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व तक आकर एक उन्नत नगरीय सभ्यता आ गई। अभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मरुस्थल है, यहाँ पर एक हरियाली आ गई। बेलन घाटी अपना उसी मुद्रा में चल रहा है,
ये नवपाषाण काल से धीरे धीरे अपना महापाषाण काल में चला जाएगा, महापाषाण काल वाले युग में। और ये तीनों जगहों पर तुम देखते हो कि अब नवपाषाण कालिक बस्तियां आई। जब वहाँ हड़प्पा की नगरीय सभ्यता आई, यहाँ बस्तियां आई। और यहाँ तो अभी ढंग से नवपाषाण कालिक बस्तियां अभी दक्षिण में नहीं आई, जब तक वहाँ हड़प्पा सभ्यता आ गई। अब हड़प्पा सभ्यता का इधर लगभग 1900 ईसा पूर्व में पतन हुआ। तो यहाँ पर पतन होने के बाद यहाँ पर ताम्रपाषाण कालिक बस्तियां आई, जिसको तुमने परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के, क्योंकि अब हड़प्पाई लोग भी तो ताम्रपाषाण कालिक है, परंतु कांसे बना लिए। परंतु जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो फिर एक बार वो तांबे पर चले आए। तब तक भारतीय उपमहाद्वीप में बेलन घाटी तो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लिया है महापाषाण काल का, लेकिन तांबे का प्रचलन तो वहाँ भी अपना शुरू ही हो गया। बुरझोम से लेकर गुफा कर लिए सब होते हुए गंगा घाटी में चिरन सेनुआर और पूरी भारत में अब ताम्रपाषाण काल आ चुका है। और दक्षिण भारत में भी नवपाषाण काल के स्थल ही हैं। तांबे अभी ढंग से शुरू नहीं हुए हैं, थोड़ा आगे से तांबे शुरू होंगे। फिर इधर ताम्रपाषाण काल है, इधर भी पूरी जगहों पर ताम्रपाषाण काल है। जब 1100 ईसा पूर्व के या 1000 ईसा पूर्व के करीब में जब लोहे का प्रचलन शुरू हो जाएगा तो हाँ, तब तक तो ऊपरी गंगा घाटी में तुमने देख लिया गैरिक मृदवान संस्कृति आ गई जो ताम्रपाषाण कालिक थी, और चितिधूसर मृदवान संस्कृति आ गई जो आरंभ में ताम्रपाषाण कालिक ही थी। लेकिन 1100 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व जब तांबे का प्रचलन शुरू हुआ तो उत्तर भारत में सबसे पहले चितिधूसर मृदवान संस्कृति के लोगों ने तांबा से तुम वहां पर जुड़ा देख रहे हो। और दक्षिण भारत में उसी समय महापाषाण कालिक संस्कृति का विकास हो गया। तो 1100 ईसा पूर्व के बाद फिर भारत में जब लोहे का प्रचलन शुरू हो गया तो विभिन्न क्षेत्रों ने अपने अपने ढंग से लोहे को अपना लिया और ग्रामीण बस्तियां टिमटिमाती रही तांबे के बाद लोहे में। इसमें समझने में दिक्कत क्या है? अगर वर्टिकली ओरिजेंटली जाओगे तो इसी तरह चले जाओगे, और वर्टिकली फिर तो घुसना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, पतन, नेचर, नगरीकरण, तो ये तो अलग अलग देखना ही पड़ेगा। उसका कॉन्सेप्ट मैंने तुमको क्लियर कर ही दिया है। महापाषाण काल को देखना होगा तो वर्टिकली घुसो, देखो जो मैंने बताया है। ताम्रपाषाण काल को देखना होगा तो वर्टिकली घुसो और देखो। तो अब तुम बताओ कि अब दिक्कत क्या है? स्थल देख ही रहे हो, तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब तुम लोग क्वेश्चन करो। मेरे तरफ से हो गया, टॉपिक समाप्त, पार्ट 1। हाँ, तो जोर से बोलो। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा जोर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, हित्ती, हाँ हाँ, राइट, हाँ 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 हाँ। देखो, अब दक्षिण भारत क्या उत्तर भारत में लोहे का प्रमाण मिलने लगता है, तो हित्ती साम्राज्य की संकल्पना से बाहर तो महापाषाण नहीं है। लेकिन जब हित्ती साम्राज्य की संकल्पना ही गलत हो गई, जैसे 1200 ईसा पूर्व में उसका पतन हुआ तो लोहे का प्रचलन विभिन्न क्षेत्रों में फैला, तो दक्षिण में लोहे का प्रचलन अधिक फैला, अपने ढंग से फैला। मध्य भारत में भी तो स्वतंत्र रूप से ही फैला है। तो अब हर जगह लोहे का प्रचलन है, वो हित्ती साम्राज्य की संकल्पना को गलत सिद्ध करता है। और बोलो क्वेश्चन। मतलब कुछ तो बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोगों का? लिंक बन गया नीचे से ऊपर तक? तो पहले देखो ऑरिजेंटली लिंक बनाओ, और ऑरिजेंटल लिंक बनाने के बाद तब वर्टिकल लिंक बनाओ। वर्टिकल लिंक बनने की जरूरत है। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता में अंदर घुस गए तो फिर तो चले जाएंगे हम, फॉर टाइम बिंग भूल जाएंगे आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ। आज लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता से निकलेंगे तो सीधे आगे देखेंगे फिर ऑरिजेंटल, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन वर्टिकली नहीं हो पाएगा, ऑरिजेंटली तुम लिंक करके अनुमान कर लोगे। अच्छा ये हुआ था तो इससे ये हुआ था, तो इसके बाद ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा। जैसे मैं तुमको उदाहरण बताता हूं, जैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर ऑरिजेंटली क्लियर नहीं रहेगा तो किसी न किसी क्वेश्चन में जाके फंस जाओगे, और अगर ऑरिजेंटली क्लियर रहेगा तो किसी क्वेश्चन में तुम नहीं फंसोगे। देखो
जैसे मान देखो, ये तो क्वेश्चन का आंसर करके मैंने बुकलेट में दिया हुआ है, उसको मैं हल्का सा एक बार ब्रीफ करता हूँ कि लिखित लिपि के अभाव में ताम्र पाषाणीय मृदभांड हमको समकालीन संस्कृति एवं जीवन शैलियों का अद्भुत ज्ञान देते हैं। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मेंटली अलर्ट हो तुम लोग। समकालीन स्रोतों के आधार पर लिखित लिपि के अभाव में ताम्र पाषाणीय मृदभांड हमको समकालीन संस्कृति एवं जीवन शैलियों का अद्भुत ज्ञान देते हैं। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब यहां पर देखो, जो ताम्र पाषाण कालीय मृदभांड है, तो मृदभांड क्या जानकारी? ताम्र पाषाणीय मृदभांड का प्रतीकात्मक अर्थ है ताम्र पाषाण कालीन पुरातत्व, क्योंकि ताम्र पाषाण जो मध्य भारत का जोड़वे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहट संस्कृति है, तो उस संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं वो काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो ताम्र पाषाणीय मृदभांड कहते हैं, तो उसका मतलब है ताम्र पाषाणीय पुरातत्व। ये कहता है कि लिखित लिपि के अभाव में ये हमें जो ताम्र पाषाण कालिक लोग हैं, मृदभांड समकालीन संस्कृति और जीवन शैलियों का अद्भुत ज्ञान देते हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो समालोचनात्मक शब्द दे के तुम्हारा रास्ता बता दिया। ये क्या समालोचनात्मक अगर शब्द है तो इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ हुआ, बताओ। अगर शब्द समालोचनात्मक है, इसका मतलब क्या कि भैया संभल जाओ, पूरा क्रेडिट मत दो। और क्रेडिट कैसे देंगे? राजनीतिक संगठन और सामाजिक तो तुम लोग जानते ही हो। तो उसी आधार पर तुम इसका उत्तर लिखते चले जाओगे। ये क्या जानकारी देता है? क्योंकि आर्थिक जीवन के बारे में देता है, बहुत हद तक जीविकोपार्जन के बारे में देता है, लेकिन उससे न हम सामाजिक संगठन, राजनीतिक, उस धार्मिक अनुष्ठान तो जान पाते हैं, परंतु धर्म से संबंधित धार्मिक दर्शन, दार्शनिक पक्ष उसका नहीं समझ पाते। उसी को बढ़िया से सजाना पड़ता है। बात उतनी ही होती है, लेकिन उसको क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार चीजों को बदलना पड़ता है। अब यहीं पर तुम्हारा 17 का देखो, पिछले साल, इस साल तो इस सेगमेंट से नहीं पूछा है। जैसे 2017 में पूछा है पिछले साल कि मध्य भारत और दक्कन में गैर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियां का उदय न केवल लोगों की जीवन निर्वाह पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राक से आदि ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। तो अब मध्य भारत और गैर दक्कन में गैर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियां का उदय न केवल लोगों के जीवन निर्वाह पद्धति का, तो मतलब तुमको बताना है आहट मतलब राजस्थान में दिया है, मध्य भारत और दक्कन दिया है, तो वही कैथा, मालवा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। अब वहां पर तुम दिखाओ कि कैसे प्राक ऐतिहासिक से, मतलब प्राक ऐतिहासिक काल में वहां पर हमें मिलते हैं मतलब मध्य पाषाण काल के लोग, लेकिन उन क्षेत्रों में कृषि का विकास या कृषक बस्तियां नहीं के बराबर दिखती। जैसे मध्य भारत में कम दिखती है, नहीं के बराबर, और महाराष्ट्र में दिखती ही नहीं। तो वहां मध्य पाषाण काल से, जैसे तुम कहोगे कि शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में जो मानव आया है, वो ताम्र पाषाण काल के युग में ही आया है। और फिर कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, मुख्य रूप से मालवा और जोड़वे संस्कृति के जीवन के बारे में बता दो। कैसे कृषक विकसित हो रहे हैं, किन फसलों की खेती हो रही है, पशुपालन के साथ कृषि कैसे हुआ है, लोगों का कैसे कुछ अधिशेष आने लगा है, तब तो धान्य कोठार बना है, किस प्रकार से सामाजिक संगठन भी बन रहे हैं, विभाजन हो रहा है एक तरह का। तो ये सब चीज़ों को तुम दिखाते हुए, और तब तुम दिखा दोगे कि जो दक्षिण भारत और मध्य भारत में जो एक कृषक समुदाय हैं, वो आगे चलकर ऐतिहासिक काल में लोगों के जीवन में घुल मिल जाएंगे। लेकिन ये जो संक्रमण हुआ है प्राक ऐतिहासिक से आदि ऐतिहासिक, तो इन्हीं संस्कृतियों के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि उन क्षेत्रों में तो पहले कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। कृषि की शुरुआत तो इन्हीं लोगों के आगमन के बाद हुई। तो यही चीज़, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को इधर से चाहे ट्विस्ट करके दें, उधर से ट्विस्ट करके दें, तुम उसको कवर कर लोगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब फिर क्वेश्चन में आंसर उलझ जाएगा तुमको। अब तुम देखो ना, तुमको तो मैंने क्वेश्चन करके दिया है। पहले तो 600 शब्द का क्वेश्चन होता था, 2007 में से पूछा था। उसी वर्ष वीके चक या 2008 में डी.के. चक्रवर्ती की बुक आई थी कि हड़प्पा सभ्यता की परिधि से बाहर की कृषक संस्कृतियां। तो
ऐसा क्यों? क्योंकि डी.के. चक्रवर्ती पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बार बार हाईलाइट किया कि भैया आप हड़प्पा सभ्यता को इतना आइडियलाइज क्यों करते हो? आपको हर चीज हड़प्पा से शुरू होता है, समाप्त हड़प्पा से होता है। हड़प्पा से बाहर भी एक दुनिया है, कृषक बस्तियां तो हड़प्पा से बाहर भी है। जब मेहरगढ़ में कृषि आपको दिखती है तो बेलन घाटी में क्यों नहीं दिखती? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसी को आधार बनाकर उन्होंने मुद्दा उठाया था, जिसका क्वेश्चन का मैंने आंसर करके दिया है। तो तुम लोग अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे और थोड़ा ओरिजेंटल देख लोगे अलग और वर्टिकल अलग देख लोगे तो बिल्कुल शीशे की तरह तुम्हारा यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब इसके बाद क्या कुछ इधर हलचल है? कुछ पूछना है क्या? बताइए, आपका स्वागत है, पूछिए कुछ, हम तो पूछने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब देखो, यहां तक तुम्हारा पुरातत्व के आधार पर हुआ। अब कल से तुम्हारा शुरू होगा साहित्य और पुरातत्व दोनों के आधार पर। तो मतलब है कि कल से तुम आ जाओगे खंड 2 में, और खंड 2 में तुम्हारा शुरू होगा वैदिक काल से। तो अब देखो, अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि अब तक जो हम लोगों का इतिहास था, तो उसमें जब वैदिक साहित्य आया तो साहित्य पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था। तो तुम लोग याद करो, तुम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी डेज में अगर पढ़ा होगा, बचपन के क्लास में पढ़ा होगा, मेंटली अलर्ट हो ना मेरी बात। तो तुमने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता आई और हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, सीधे वैदिक सभ्यता पढ़ना शुरू किया। तो लगता है भारतीय उपमहाद्वीप में अब कोई नहीं, केवल हम और तुम। भारतीय उपमहाद्वीप में तो हड़प्पाई लोग आए या फिर वैदिक लोग आए, समझो। और एक तरह का पुरातात्विक अंधकार था इस बीच में। मैंने लगा कि हड़प्पा में नगर पनप रहे थे, वैदिक आर्य आए, तोड़ मरोड़ कर तोड़ दिए उसको, छत बिछत कर दे, फिर वैदिक सभ्यता पूरे भारत में फैल गई। लगता है कि भारत का बाकी क्षेत्र कुछ नहीं था। अगर वैदिक आर्य आए तो उत्तर पश्चिम से आए, तो उत्तर पश्चिम से आए तो मान लो वो पूर्वी अफगानिस्तान से बढ़े, अफगानिस्तान से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर का कुछ भाग लिए हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आए। लेकिन वो आए, वो लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए। तो चलो, जिसको तुम चित्तीधूषण मितभांड संस्कृति कहते हो, वो चित्तीधूषण मितभांड संस्कृति से तो उसकी पहचान हो जाती है। लोगों ने जोर दिया कि भाई वैदिक आर्यों की ही संस्कृति है, तो चित्तीधूषण मितभांड संस्कृति और वैदिक संस्कृति को जोड़ दी गई। लेकिन अब तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न आना चाहिए कि भाई वैदिक आर्य 1500 ईसा पूर्व में जिस समय आए हैं, उस समय तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां स्थापित हैं। जब वैदिक आर्य आए तो अभी तो यमुना नदी के पश्चिम में ही रह गए हो ऋग्वैदिक काल में, और उस समय यमुना नदी से जो तुम देखते हो पूर्व में कम से कम गैरिक मृदभांड संस्कृति तो होगी। दिमाग में थोड़ा इमेज बनाओ, जैसे घर पर जाके शतरंज की तरह सोचना। कभी शतरंज खेले हो? ये नहीं, अगर नहीं खेलो तो मैं नहीं कहता हूं कि जाके शतरंज खेलना शुरू कर दो। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जैसे शतरंज जब चेस खेलते हो ना, चेस वाला को लोग क्यों इंटेलिजेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चेस वाले पूरे विषाद पर सोचते हैं कि इधर से उधर। तो बार बैठ के कभी बैठे कागज कलम लेके बैठे होंगे, जब वैदिक आर्य यमुना नदी के पश्चिम में रहेंगे तो वहां पर ऊपरी गंगा द्वार में एक कम से कम तो है गैरिक मृदभांड संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से ही पहले से ही है। लेकिन वैदिक आर्य यमुना नदी ही उनकी उद्देश्य रहे। जब तक वैदिक आर्य ऊपरी गंगा द्वार में आएंगे तब तक वो गैरिक मृदभांड संस्कृति का पतन हो जाएगा, और फिर चित्तीधूषण मृदभांड संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से। इसका मतलब वैदिक आर्य आ गए लगभग वहां। तो उसमें जो वैदिक आर्य थे वो यमुना नदी से पश्चिम थे, और ऊपरी द्वार में तुम देखोगे चित्तीधूषण मृदभांड स्थल आए हैं लेटर वैदिक पीरियड में, तो वहां तक वैदिक आर्य आ गए। लेकिन भैया सेंट्रल इंडिया वाला चित्तीधूषण मृदभांड संस्कृति कहाँ, सॉरी ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति कहाँ गई? दक्षिण भारत वाली ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति कहाँ गई? चिरंद वगैरह वाला कहाँ गई? पूर्वी भारत वाली कहाँ गई? तो ऐसा थोड़ा है कि भारत इंतजार कर रहा था कि हाँ वैदिक आर्य आएंगे। भारत तो अपना टिमटिमा रहा है, वैदिक आर्य उसी में घुस रहे हैं। और वैदिक साहित्य के आधार पर पढ़ोगे तो वैदिक साहित्य जैसे जैसे आर्य आए उतना ही बताता आ रहा है कि ऐसे हुआ, उत्तर गंगा घाटी में ये हो रहा है, उत्तर पश्चिम में ये है, सब संदर्भ क्षेत्र में ये है। लेकिन मेरे भाई दक्षिण भारत में क्या, मध्य भारत में क्या? तो यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं दूसरे हिस्टोरियन को कि यार तुम तो आधा दूरी इतिहास पढ़ते हो, तुम तो केवल वैदिक साहित्य के आधार पर पढ़ोगे तो कहां से कहां मिलेगा? अफगानिस्तान से यमुना से पश्चिम मिलेगा। लेटर वैदिक लिटरेचर से पढ़ोगे तो केवल ऊपरी गंगा घाटी मिलेगा।
उपनिषद तक जाओगे तो पूर्वी गंगा घाटी में लगेगा, लेकिन दक्षिण भारत का तुमको इतिहास जानने के लिए जाना तो फिर तुमको पुरातत्व में ही पड़ेगा। मध्य भारत का इतिहास जानने के लिए तो पुरातत्व में ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब जितनी बात तुम जान गए उतना अच्छे अच्छे लोग हिस्ट्री के नहीं जानते हो। वही अभी भी इंडस, वैदिक, लेकिन ये जो तुम जो ये काल पढ़ा है, ये काल पूरे भारत का टिमटिमाता हुआ तुमको दिखाया है। वैदिक आर्य तो एक छोटे से क्षेत्र में आएंगे भाई। एक बार जब साहित्य आ गई तो हम लोग आलसी हो गए, यार साहित्य में लिखा हुआ है, कौन जाएगा खोदने जमीन फिर क्या। तो इसी से काम चलाते हैं। तो आज तक ये समस्या है कि जो लिटरेचर में जो बात कही जाएगी, अब कल उसी पर 2 क्वेश्चन कहेंगे कि वैदिक आर्य साहित्य पुरातत्व आर्यों को नहीं जानता, साहित्य जानता है। कल एक क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा जो 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा और वैदिक आर्य के संबंध पर लेटेस्ट विचार क्या है, कि दोनों के संबंध कैसे। तो ये 2 क्वेश्चन कल हम लोग हल करेंगे। तुम लोग अब कल से अपने आप को वैदिक के लिए तैयार करो। ओके, देन आई विल सी यू टुमारो।